दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने गुजरात के भरूच शहर में जलसे-आम से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी का घमंड तोड़ने की आवाम से अपील की। केजरीवाल ने कहा कि अगर गुजरात को तालीम, रोजगार और सेहत के मैदान में दिल्ली के तर्ज पर देखना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। अगर आपको स्कूल चाहिए, अगर आपको अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए तो हमें वोट दे देना। और गंदी राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए तो उनको बीजेपी वालों को वोट दे दो। मैं पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, कट्टर ईमानदार हूं। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, शरीफ लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कट्टर देशभक्त लोगों की पार्टी है। तो मैं आज गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार इनका घमंड तोड़ दो, एक बार इनका अहंकार तोड़ दो। इनका घमंड तोड़ने के लिए ही चाहे एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। हमारा काम पसंद नहीं आए तो अगली बार इनको दे देना, लेकिन एक बार इनका घमंड तोड़ना तो बनता है। इन लोगों इनको बहुत अहंकार हो गया। ऊपर वाला हमारे साथ है, हम सच्चे रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। ऊपर वाला हमारे साथ है, हम ईमानदार लोग हैं, जनता का साथ है। तुम आज चुनाव करा लो, चाहे 6 महीने बाद चुनाव करा लो, इस बार तुम्हारा पत्ता साफ है। पटियाला में 2 ग्रुप के दरमियान हुए झड़प में मुलविस अहम मुलजिम बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली से गिरफ्तार कर लिया गया। पटियाला आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तशद्दुद में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि जुमे के रोज खालिस्तान मुखालिफ रैली के दौरान तशद्दुद का वाकया पेश आया था। परवाना को मोहाली से पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस पार्टी उसको गिरफ्तार करके पटियाला में लाई है। यहाँ उसकी फॉर्मल अरेस्ट डाली गई है। आज उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के बाद उसकी सारी इस केस के मतलब पूछगिछ की जाएगी। हमने स्पेशल टीम अंडर एसपीज एंड डीएसपी के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। एसएसपी पटियाला दीपक पारेख जो बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, ही विल पर्सनली ओवरसी कि ये केस का लॉजिकल एंड हो। ऑल अक्यूज्ड जो वीडियो हमारे पास अवेलेबल हैं, सीसीटीवी कैमरास की जो वीडियोस हैं, उसके हिसाब से नो इनोसेंट विल बी अरेस्ट बट दोज हु आर इन्वॉल्व दे विल बी फॉर्मली अरेस्टेड एंड विल सबमिट चार्जशीट्स अगेंस्ट देम। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे आज शाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक जलसे-आम से खिताब करेंगे। इंतजामिया की तरफ से इस रैली के लिए राज ठाकरे को 16 शराइत के साथ इजलास मुनक्किद करने की इजाजत दी है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि खिताब के दौरान कोई काबिल एतराज या तकलीफ दे तबसरा न किया जाए। राज ठाकरे जो कभी मराठी मानुस की सियासत करते थे, अब खुद को हिंदू लीडर के तौर पर पेश करने में मसरूफ हैं। ऐसे में इस जलसे-आम में राज ठाकरे किन मसाइल को उठाते हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। तो औरंगाबाद में राज ठाकरे के जलसे-आम पर महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने रद्द अमल दिया। उन्होंने जलसे के दौरान अमन बरकरार रखने की अपील की। सतर्क है और जो परमिशन दी है रैली के लिए वो टर्म्स और कंडीशन के साथ दी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रैली लेने वाले लोग हैं, इन्होंने जो अटी और शर्ती उनको दिया है उसका पालन करना चाहिए। और पुलिस बिल्कुल सतर्क है कि कोई इसी गड़बड़ नहीं हो, ये सब शांति से पूरा हो। कोई अपील जारी करना चाहेंगे आप लोग? मैं अपील सभी समाज से यही जारी करना चाहूँगा। अभी देखिए कि 2 दिन बाद अभी ईद है, रमज़ान ईद है। हमारे मुस्लिम भाइयों है या हिंदू भाइयों है, सबको मेरा यही अपील है कि अपने अमन की शांति रखने के लिए, शांति बढ़ाने के लिए आप सबको सहयोग करना होगा कि छोटी छोटी चीज़ों पे ये राजनीति नहीं करके हमको सबको साथ में रहकर आगे जाना होगा।
एमएनएस सरबराह सरेआम मुसलमानों के खिलाफ शर्मंगेज बयानात दे रहे हैं। इसके बावजूद औरंगाबाद में इन्हें जलसा करने की इजाजत दी जाती है। इजाजत पर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अब हुकूमत को और शरद पवार को इसका जवाब देना चाहिए कि वो शहर का अमन अमान कैसे बरकरार रखेंगे। इन ख्यालात का इजहार MIM सरबराह असुद्दीन ओवैसी ने किया। इस मौके पर MP इम्तियाज जलील ने कदीम शहर की गुंजान आबादी में जलसे की इजाजत दिए जाने पर हैरत का इजहार किया और हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाया। ओवैसी औरंगाबाद में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, हमारा मानना यह है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माहौल जो मुसलमानों के खिलाफ हेट का बन रहा है उसी का हिस्सा है। 3 तारीख को अल्टीमेटम। ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए, आप ये सवाल शरद पवार साहब से पूछिए। आप बताइए ना कि आप क्या करने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं क्या? जिस दिन इम्तियाज जलील मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम बता देंगे आपको क्या अल्टीमेटम दिया तो क्या करते हम। ये तो सरकार को बताना है ना। अरे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए हैं और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो, हमने परमिशन दे दिया तो माओ भाषण दो और आपको क्या करने का है करके। शुमाली हिंद में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 43 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से दिल्ली और अतराफ के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल इंतजामिया को तालीमी इदारों को बंद करने या औकात में कमी करने के लिए हिदायत दी गई है। अगले 5 दिनों तक दर्जा हरारत में शिद्दत रहने के पेश नजर खुसूसन दोपहर के औकात में नागुज़ीर वजूहात के अलावा आवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। तो वहीं दिल्ली समेत कई रियासतों में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली का बहरान पैदा हो गया है। दिल्ली हुकूमत ने कोयले की शदीद किल्लत का दावा किया और कहा कि कई पावर प्लांट्स में सिर्फ 1 दिन के ज़खायर रह गए हैं। ऐसे में दिल्ली में बिजली की सप्लाई में खलल पैदा हो सकती है। वहीं मरकजी वजीर तवानाई RK सिंह ने कहा कि दिल्ली को जरूरत के मुताबिक बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली में शदीद गर्मी पड़ रही है, ऐसी बिजली के बढ़ते बहरान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वादी भर में बिजली पर जारी बहरान से लोग परेशान हैं। NC लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रही है। उन्होंने कहा कि जब वसाइल कश्मीरियों के हैं तो फिर कश्मीरियों को क्यों महरूम रखा जा रहा है। अगर ये कौम खड़ी नहीं हो जाएगी, जो हमारे यहाँ ऊडी मुहाइडर प्रोजेक्ट है, बगलियार प्रोजेक्ट है, किशनगंगा प्रोजेक्ट है, सारा हिंदुस्तान मुस्तफीद हो रहा है हमारे पानी के पावर से। और हमें हद है ये इस गवर्नमेंट की कि महिसियाम में रोज़ों के टाइम, इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, ये देखो कितना हमें ये जिद निकालते हैं। इस टाइम पानी ये बिजली नहीं रखी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हर साल की तरह ENBA यानी एनबा एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ने मुल्क की न्यूज मीडिया इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बेबाक सहाफत को एजाज से नवाजा है। ENBA अवार्ड हासिल कर न्यूज 18 उर्दू ने एक बार फिर अपनी बादशाहत पर मोहर लगा दी है। नामवर सहाफी, शायर और न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर ने साल के बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल का अवार्ड हासिल किया। तहसीन मुनव्वर ने अपने खिताब में इस जीत के लिए ग्रुप एडिटर राजेश रैना और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उर्दू जबान लोगों को जोड़ने का काम करती है। न्यूज 18 उर्दू ने लगातार दूसरी बार यह अवार्ड हासिल किया है। Ladies and gentlemen, the category is News Channel of the Year Urdu, and the award in this category goes to News 18 Urdu. Let's have all of you on stage.
sharing this big moment here. May we invite... सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उर्दू एक बहुत ही एक लैंग्वेज प्यार की है, मोहब्बत की है, और इस कैटेगरी में, हाँ जी, ज़ुबान, बिल्कुल सही डॉक्टर बत्रा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? कुछ उर्दू में ही कहें तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनबा। आपने जो है ईद से पहले हमारी ईद कर दी, क्योंकि अभी सऊदी अरब में चांद नहीं हुआ, इसका मतलब 3 तारीख को ईद होगी। और 3 दिन पहले जो है, जब भी अनबा की ईद होती है, न्यूज़ 18 उर्दू की ईद होती है। तो आपने हमारी आज ईद कर दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, उर्दू जो है वो एक ऐसी जबान है जो जोड़ कर चलती है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस सोच के साथ हम न्यूज़ 18 उर्दू को आगे लेकर चलते हैं कि जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। मोहब्बत जिंदाबाद, अनबा जिंदाबाद, जोरी जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने नेटवर्क के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं राहुल जोशी सर, हमारे जो सीईओ हैं अविनाश कौल सर, हमारे संतोष मेनन सर, हमारे ग्रुप एडिटर राजेश राणा साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे एडिटोरियल पॉलिसी में पूरी आज़ादी दी है, जिसके लिहाज से हम जो करना चाहते हैं करते हैं। हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं रहता और हम हिंदुस्तान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए से। मैं RFC हैदराबाद में मुबश्शिर सईद साहब जो सब कुछ संभाले हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और नोएडा में हमारे यासीन पंडित साहब, उनकी भी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। RFC की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब हजरात का शुक्रिया करता हूं। और अनबा का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार दूसरी बार इन्होंने हमारी मेहनतों को सराहा और उर्दू जबान को सराहा। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, शब खैर। रियासत भर में ईद की तैयारियां जोरों से जारी हैं। करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान ने शहर में वाक़े कदीम और जदीद ईदगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ईद की तैयारियों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने ईद की तैयारियों को लेकर ईदगाह में सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात पर बल्दी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने कहा कि ईद उल फित्र के तमाम इंतजामात वक्त पर मुकर्रर किए जाएंगे। 4 ईदगाह हैं, 2 ओल्ड टाउन में है, पुराना ईदगाह है, नया ईदगाह है। ये चारों ईदगाह में नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए पूरे इंतजामात किए जा रहे हैं। खासतौर पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से जो ईदगाह के अंदर क्लीनिंग है, ईदगाह के बाहर रोडों तक भी पूरी क्लीनिंग है, और वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम, पीने का पानी का इंतज़ाम, आपका पूरा क्लीनिंग करने का काम, ये सारा काम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए किया गया है। उसी तरीके से करनूल के 5 पुलिस स्टेशंस के पूरे पुलिस जो है ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग ट्रैफिक पुलिस, पूरे के पूरे जो है ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए वो लोग प्लान आउट कर ले रहे हैं कि कहाँ तक बाइक आ सकती है, कहाँ से चलते हुए आना है, और कहाँ तक जो है व्हीकल मूवमेंट को स्टॉप करना है, डाइवर्ट करना है, ये सारे काम वो लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरा नया ईदगाह जो है हाईवे पे है, तो वहाँ पर ब्रिज का काम भी चल रहा है, तो वहाँ पर भी उनसे मदद ली जा रही है कि पूरा एरिया क्लीन अप हो जाए और कोई किस्म का ट्रैफिक प्रॉब्लम नेशनल हाईवे को ना हो, और जो लोग नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो। इस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से CM जगन मोहन रेड्डी साहब के जो ऑर्डर्स के हिसाब से यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले हज़ारों लाखों जो मुसलमान भाई आते हैं, उनको हर किस्म की जो है मदद करते हुए, कोई किस्म की तकलीफ ना होते हुए सारे के सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं।
करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से गरीब और मुस्तहक अफराद में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तंजीम के सदर शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 350 से ज्यादा मुस्तहक खानदानों में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि ईद किट में पकवान के तमाम जरूरी अशिया के अलावा शीर खुरमा का सामान भी मौजूद है। जिसे कहा जाता ये ईद उल फितर के मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से हर बार जो है ईद किट के नाम से जो है हम लोग गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को जो है कुछ किट्स देते हैं, क्योंकि वो लोग भी जो है खुशी के साथ ईद मनाएं और सारे मालदार भाइयों के साथ साथ ये लोग भी जो है ईद की खुशी में शामिल हो बोलकर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स घर घर जाकर, बड़े बड़े हजरात के पास जाकर जो है उनसे कुछ आई हुई रकम से ये ईद किट बनाते हैं। तो ये ईद किट जो है तकरीबन 750 रुपये की ईद किट बनाए हैं। तो आज करनूल शहर के अंदर तकरीबन जो है 350 किट्स यहाँ पर बांट रहे हैं। ये किट्स में जो है 2 किलो चावल है और सेमिया है और उसके साथ प्याज है और उसके साथ जो है तेल की पैकेट, शक्कर, दाल और ईद का जो सामान है उसके साथ साथ 200 रुपये नकद दिया जा रहा है। ये 200 रुपये इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो लोग जो है गोश्त, तरकारी वगैरह खरीद कर जो है अब ईद की खुशियों में शामिल हो बोलकर जो है ये 200 रुपये उसके साथ दिया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यकसा सिविल कोड के मामले में अपोजिशन पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड किसी भी मजहबी आज़ादी में रुकावट नहीं है। अपोजिशन समाज में फिरका परस्ती को फरोग देने के लिए इस मामले को उछाल रहा है। कॉमन सिविल कोड की दिशा में काम करना चाहिए और ये जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इनको एक बात समझना चाहिए, कॉमन सिविल कोड का ये कतई अर्थ नहीं है कि किसी धर्म की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। 40-50 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे कि समान नागरिक कानून है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ऐसे लंबे देश हैं, वहाँ पे भी तमाम धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों की दिक्कत क्या हो गई है कि सेकुलर चोला और कम्युनल झोला लेके घूमते हैं और इस सेकुलर चोले पहन के और कम्युनल झोला लेकर के कम्युनलिज्म का किस तरह से जो है वो कन्फ्यूज़न पैदा करो, कम्युनल क्राइम कैसे क्रिएट करो, इसकी कोशिश है जो सफल कभी नहीं होगी। कर्नाटक में हुकूमत ने 2 मई को ईद उल फित्र की छुट्टी का ऐलान किया है, जबकि 3 मई को बसु जयंती की मुनासबत से तातील का ऐलान किया गया है। लेकिन कल शाम अचानक जारी हुए हुकूमत के सर्कुलर के बाद मुसलमानों में बेचैनी देखने को मिली है। सर्कुलर में रुयत हिलाल कमेटी का हवाला देकर ईद की छुट्टी का ऐलान किया गया है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फौरी मुदाखलत के बाद हुकूमत ने सर्कुलर से रुयत हिलाल कमेटी का नाम हटा दिया है। ताहम 2 मई को ईद उल फित्र की सरकारी तातील रहेगी। बेंगलुरु में रुयत हिलाल कमेटी के नुमाइंदे मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि ईद के सिलसिले में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का फैसला ही हतमी होगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसकी वजह से इंतशार हुआ और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये मून कमेटी की तरफ से भी मशवरे के बाद लिखा गया है, ये ऐलान हुआ है। तो हमने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी टू माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी अली जनाब मनीवनन साहब से बातचीत करके उनसे कहा कि कब आप किससे बातचीत किए, इसकी वजाहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी चूक हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसलिए हमारी गुजारिश पर उन्होंने फिर एक नया आदेश जारी किया है। वो आदेश भी इस वक्त मेरे पास आ चुका है, उसकी वजाहत हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता चूंकि हुकूमत चाहे तो पीर के दिन भी छुट्टी का ऐलान करे और मंगल के दिन भी छुट्टी का ऐलान कर चुकी है ऑलरेडी। तो अब पीर भी छुट्टी होगी और मंगल के दिन भी छुट्टी होगी, तो वो उनका इख्तियार है। लेकिन हमारे लिए जो ईद मनाएंगे वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले के बाद ही हम ईद मनाएंगे। इसे छोड़कर मुसलमान किसी भी तरह हमारी रियासत में ईद नहीं मनाएंगे। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अमन व अमान से रहें और किसी का तरह का इंतशार का आप शिकार ना हो और इस पैगाम को तमाम तक पहुंचाने की कोशिश करें।
मुल्क में नफरत की सियासत जिस तेजी से फैल रही है और मजहबी मुनाफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है वो हुकूमत की खामोशी का नतीजा है। मरकजी हुकूमत को इस मामले में खास तौर पर वज़ीर आज़म को अपनी खामोशी तोड़नी होगी। इस तरह का मुतालबा MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने किया। कर्नाटक में खवातीन की इबादतगाह में एक जुनूनी शख्स की नाज़िबा हरकत और अयोध्या में बजरंग दल के कारकुनों की शरंगेजी का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की खामोशी से ऐसी हरकतों को बढ़ावा मिल रहा है। MIM सरबराह ने मुल्क में लाकानूनियत को अफसोसनाक और खतरनाक बताया। जहां तक सवाल टेररिज्म का है तो फिर ये इखलाफ को, पीलू खान को, रकबर को मारने वाले कौन है भाई? और तीसरी बात ये है कि आप पूरी तहकीकात करिए। हम तो हर किस्म के वायलेंस को, टेररिज्म को कंडेम करते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ रेडिकलाइजेशन हो रहा है और मैं तो मेरे पे जो गोली चली, मेरी गाड़ी में गोली चली तो मैं किसी समाज को ब्लेम नहीं किया। मैं बोला वो रेडिकलाइज क्यों हुआ? आप रेडिकलाइजेशन पे रोको ना, उसको रोक लगाइए। रेडिकलाइजेशन पे रेडिकलाइज कोई भी हो रहा है तो रोक लगाइए। क्यों हो रहा है उसके आपको मालूम, मगर आप तो खामोश बैठे हुए। तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए और खासतौर से देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए। माह रमजान के दौरान इत्तेहाद की एक और रोशन मिसाल शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिली। जी हां, मस्जिद मामूर में इफ्तार के दस्तरखान पर सिख भाई मधु थे। मस्जिद मामूर की कमेटी ने सिख भाइयों को मस्जिद आने की दावत दी थी, लिहाजा साबिक IAS अफसर चिरंजीवी सिंह की सदारत में सिखों का एक वफ्द कल शाम मस्जिद में हाजिर हुआ, इफ्तार में शामिल हुआ और मगरिब की नमाज की सफ़ों में भी मौजूद रहा। ये वो मंजर था जिसे देखकर अमन पसंदों, मोहब्बत के परवानों, दोस्ती, भाईचारगी के हामियों का दिल खुश हुआ। सिख मजहब के नुमाइंदों ने रोजे की अहमियत पर भी गुफ्तगू की। कैंची काटती है, अलग करती है, मुझे सुई धागा दो जो जोड़ता है। तो इस दौर में जबकि हमारे अतराफ कैंचियां ही कैंचियां हैं, तो सुई धागे वाले जो हैं उनको याद करना हमारा फर्ज बन जाता है। तो इसलिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको मदऊ किया इस इफ्तार में शामिल होने के लिए। कि जहाँ पे हमने ये एक तरह का रोजा रखा खाने पीने का, वो इतने दिनों के बाद हम उसको खोलते हैं, तो मेरे को इन आंखों से सबको जब देखना है तो सबके अंदर अल्लाह नजर आना चाहिए। मैं जब किसी की दूसरे की बहन को, बेटी को देखूं तो उसके अंदर मेरे को अपनी बेटी नजर आनी चाहिए, अपनी बहन नजर आनी चाहिए। ये मेरा किरदार जो है पैदा होना चाहिए रोजा रखने के बाद। मेरी जो जुबान है वो किसी की निंदा ना करे, किसी की बुराई ना करे। ये मेरी जुबान के अंदर जो है इस तरह का रोजा मेरे को रोज ही रखना चाहिए। मेरा नाम श्वेता कौर है। मैं अपने इन लॉज के साथ आई हूँ। मेरी मदर इन लॉ हरजीत कौर है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड द बेस्ट थिंग वॉज, सबसे अच्छा जो लगा कि द मैसेज विच वॉज गिवन दैट गॉड इज़ वन एंड येस इट इज़ ट्रू, ये हर रिलीजन में होता है। एंड इस चीज़ को जिस तरह से बताया गया विच वॉज़ वेरी नाइस एंड वार्म, हमें बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया एंड वी होप कि आगे और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। कड़ी हुई है कि हमने सिख भाइयों बहनों को बुलाया था यहाँ पर, हमारे साथ इफ्तार की उन्होंने, हमने जो है उन्होंने भी प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। हम भी यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर मोहब्बत से जिए, कुछ इस दुनिया में जो है इस मुल्क में प्यार मोहब्बत के साथ जिए, सब एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़ते जाएं और इस मुल्क की भी तरक्की हो।